हेलो एंड वेलकम। मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करो कि आप कहाँ पे रहते हो, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम आपके लिए एक और ऑफ़र दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर में या एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में या होगा एग्ज़ाम अगले साल। लेते हैं नवंबर फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ज़्यादा वही लग रहा है नवंबर होगा। अब अगर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो हम चाहते हैं एक महीना पहले, अक्टूबर की बात, ठीक है। तो हम चाहते हैं जो पेड वाले, हमारे सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए है, ये फ्री वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो जो हमारे ऑनलाइन पेड वाले बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमसे आके ऑफलाइन में मिले और 15 दिन फ्री में वो लेक्चर हमें हमसे ले ले। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताना आप कहाँ पे रहते हो और क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि एग्ज़ाम से 15 मतलब अगर नवंबर में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर के महीने में हम कम से कम 15 दिन आपके साथ देना चाहते हैं। अब अगर कुछ बच्चे जम्मू के हैं, कश्तवाड़ के हैं, उधर इधर के हैं, क्योंकि वो नहीं आ सकते अनंतनाग, क्योंकि ये लोकेशन अनंतनाग में होगी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं आ सकते बच्चे, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उनको हम ऑनलाइन ही दे दें। उनको पेड वालों को तो ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, इतने सारे बच्चे हमसे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कम से कम 300-400-500 बच्चे तो आएंगे ही। तो इतने बच्चे हम चाहते हैं कि आए और हमारे सामने हो और हम उनको फिर से कुछ टिप्स दे दे, ट्रिक्स दे दे, उनके सवालों को जवाब दे दे, क्योंकि उनके सवाल हो तो वो तो ग्रुप के सवाल हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, एक बच्चे का जब सवाल उठता है वो 4-5 बच्चों का सवाल होता है। तो सामने हो सवाल, तो सामने बातचीत हो, हम आपको फिर से कुछ, एक तो क्रैश कोर्स हम कराएंगे जो कि फ्री में भी कराएंगे, जो जिसमें नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी। अरे भाई वो तो बस कुछ थोड़े थोड़े फैक्चुअल सी चीज़ें होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे उन्होंने बोला कि हमें धोखा लगा वो ये, तो यूट्यूब पे हमें कंप्लीट कराना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे कभी ग्रो नहीं हो जाएंगे, अगले साल हमें इल्ज़ाम लगाया जाएगा वो ये। तो इसलिए वहाँ पे नॉलेज बहुत कम हो गया। आपके जितने भी ये नॉलेज होती है इसका, तो मतलब हम 15 दिन में कितना पढ़ाएंगे। हम अब सोच रहे थे 20 दिन, अब तो मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन में ही क्रैश कोर्स कराए, तो 15 दिन में कितना क्रैश कोर्स होगा आप खुद ही बताइए। और वो भी इतने बड़े लेक्चर नहीं होंगे। यहाँ पे कभी आता है 1 घंटे का लेक्चर, एक बार तो 1 घंटा मतलब 10 मिनट लेक्चर आ गया। वहाँ पे छोटे छोटे लेक्चर होंगे 15 दिनों में, मतलब सिलेबस ऊपर ऊपर से होगा और वहाँ पे ऑलरेडी वार्निंग दी जाएगी कि देखो ये नॉलेज पूरी नहीं है, नॉलेज आपको मिलेगी तो पेड कोर्स में ही मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिल सकती। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो नॉलेज के लिए तो पेड कोर्स। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करो आप कहाँ रहते हो और आप बताओ क्या आप ऑफलाइन हमसे आके मिलना चाहते हो और हमारे से क्लास लेना चाहते हो। मैं खुद से एग्जाम से पहले कुछ क्लासेस देना चाहता हूं जो कि बराबर एसएसबी, मतलब जैसे कि उन क्वेश्चन से एग्जाम पेपर आ जाए। एक तरह का गेस होता है ना। अब ये वो एग्जाम नहीं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूं तो वहीं से आ जाए, लेकिन उस एक दूसरे एंगल से मैं चाहता हूं कि कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए, गेस भी दे दूं और लेक्चर भी दे दूं। तो ये चीज़ें मैं चाह रहा हूं आपके लिए करना। कम से कम 15 दिन में फिर से आपके लिए मतलब देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी ज़िंदगी के 15 दिन एग्ज़ाम से पहले फिर से, ठीक है। और उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए, मैं आपके साथ पूरा दिन रहूँगा उस दिन। 15 दिन सिर्फ आपके लिए, पूरा आपके लिए पूरा दिन, ताकि पूरी चीज़ें कवर हो जाए। सिलेबस इतना ज़्यादा है तो ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। और अब हम चलेंगे आगे, क्योंकि क्वेरीज बहुत ज़्यादा हुई फंडामेंटल राइट्स पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा और बहुत डेप्थ से पढ़ा, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आए इस पे। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर एक ही लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स को कवर कीजिए, थोड़ा सा हमें बताइए कौन से सवाल आ सकते हैं। काफ़ी बल्कि ये सारा मटेरियल हमें मिला, बहुत ज़्यादा मटेरियल है ये। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा है जेके एसएसबी के लिए, ये बात मैं मानता हूँ। बहुत पेजेस है ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में ज़रूरत आता है और शायद इससे ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा, शायद इसी से, सिर्फ इसी टॉपिक से 3 मार्क्स आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, क्या पता। तो क्योंकि बराबर मार्किंग तो की नहीं है हर टॉपिक पे, तो जो बच्चों ने बोला सर एक टॉपिक में थोड़ा सा इसको कम कीजिए, तो उनके लिए मैं ये लेक्चर बनाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं कि आधे घंटे में सारी चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको दूसरे अंदाज से पढ़ाऊंगा। और आप मुझे नीचे कमेंट करोगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स पेड कोर्स में हुए हैं जो आपको कमज़ोर लग रहे हैं। जैसे कि मुझे खुद से फीलिंग आ रही है कि एक टॉपिक कमज़ोर हुआ, वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला है, जहाँ पे मैंने 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम नहीं बताए। और मुझे लगता है कंप्यूटर मेमोरी का सेकंड लेक्चर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है मेरे हिसाब से।
तो मुझे आप बताइए, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बोलेंगे फिर से तो फिर से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो मुझे लगेगा कि जेन्युइन कमेंट है उस कमेंट पे मैं कोशिश करूँगा और उस पे मैं गौर करूँगा। तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई। इतने ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, सर इतना ज़्यादा, अरे सर अभी भी फंडामेंटल राइट, सर इधर से वो ये। चलो ठीक है, अब आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं सारे मटेरियल को बनाऊंगा, जितना भी मटेरियल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदाज से बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। शायद 3 मार्क्स, शायद बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं। गारंटी हमेशा डेप्थ जब पढ़ेंगे तो होती है, लेकिन शायद 3 मार्क्स अगर यहाँ से आए, 3 मार्क्स अगर आते हैं यहाँ से 3 मार्क्स, तो शायद मेरे इस लेक्चर से ही वो सारे 3 मार्क्स फंस जाएंगे। इस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदाज से। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लाए हैं? यूएसए से। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स का नाम क्या था? बिल ऑफ राइट्स। फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या है? मैग्ना कार्टा। वो किसने लिखा? किंग जॉन ने। बैरोन्स नहीं आ सकता। किस पार्ट में है? पार्ट 3 में। आर्टिकल कितने इस बारे में? ये आपके सामने ऐसा सवाल भी पूछ सकता है जेकेएसबी, पता है आपको, आसान सवाल भी आ सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स ये 226-32 मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया, लेकिन जानने की ज़रूरत नहीं, वो डेप्थ हो जाता है। अच्छा, एसेंशियल छोड़ दो इसको। जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स की नहीं, आपको बोलना है हाँ जस्टिसेबल है। कैसे है? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हो और जस्टिस ले सकते हो। हाँ, ये आ सकता है। सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप बताइए फंडामेंटल राइट्स से क्या मिल रहा है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये आने के चांसेस कम है। ये तो मतलब होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अच्छा, सवाल ऐसे आ सकता है कि आप बताइए फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 क्या किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 12 करता है स्टेट के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 13 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 13 यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहाँ से सवाल आ सकता है मुझे आपको ये बताना है। हाँ, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो किस आर्टिकल के अंदर जाएंगे? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट अगर जाते हो तो किस आर्टिकल के अंदर जाते हो? आर्टिकल 226। ये सवाल आ सकते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। ये मोस्टली नेगेटिव है, ये मोस्टली वर्ड, ये ज़्यादातर यूपीएससी वाले, जेकेपीएससी केएस वाले पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसएसबी वाले इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछ सकते, बहुत। हाँ, ये आ सकता है, ये तो आ सकता है भाई। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है कि क्वालिफाइड है? एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड है क्योंकि ये बस क्वालिफाइड है, मतलब इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स परमानेंट है कि परमानेंट नहीं है? ये भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं परमानेंट है? क्योंकि इस पे इमरजेंसी भी, अमेंडमेंट भी हो सकती है और इमरजेंसी के दौरान भी ये खाए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। सवाल आ सकता है भाई कब ये परमानेंट है, कब ये परमानेंट नहीं है, सॉरी, कब ये परमानेंट नहीं है एक इंसान को? जब इमरजेंसी हो और जब इनको अमेंडमेंट किया जाए। कौन करेगा अमेंडमेंट? ये भी आएगा, पार्लियामेंट करेगा अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को। पार्लियामेंट क्या स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को? पार्लियामेंट कर सकता है अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को, याद रखना। अब सवाल मैं आपको पूछूं, आप सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट? दोनों जगह जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए दोनों जगह जा सकते हो। मेरे हिसाब से ये, काश कि ये लाइव होता ये लेक्चर, तो मुझे पता चलता आपके सवाल और मज़ा आ जाता। लेकिन मैं थक गया पूरा दिन, आज मैंने पूरा दिन इसी पे दिया कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ पेड वाले बच्चे आ जाए। तो फिर तो मैंने फ्री पे यूट्यूब पे दे दिया सभी बच्चों के सामने कुछ लेक्चर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके कोई एप्लीकेशन का नाम दे दो जिसमें, क्योंकि जूम एप्लीकेशन मुझे, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि वो सिक्योरिटी नहीं है ज़्यादा, वो ना वो उसमें वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है ज़्यादा। लेकिन आप मुझे बताना कोई एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने दिए थे दिन में शायद 1-2 घंटे मैंने इस पे दे दिए एप्लीकेशन ढूंढने में, कि कोई ऐसी खास जो सिर्फ पेड वालों के। इससे पहले हम जूम पे आए थे एक बार, लेकिन वो पता चला कि वो शायद ज़्यादा वो नहीं है। तो ठीक है, और ज़्यादा अच्छी तरह वो काम भी नहीं करता क्योंकि वो जूम बहुत ज़्यादा डाटा लेता है और यहाँ पे 2G चल रहा है। तो बताना आप। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ऐसा सवाल आ सकता है। कितने फंडामेंटल राइट्स है? अभी 6 है। कितने थे पहले? ओरिजिनली 7 थे पहले। एक कौन सा डिलीट हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी वाला डिलीट हुआ। ये ऐसे सवाल आ सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? आपके सामने है। राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में होता था?
आर्टिकल 31 में। राइट टू पार्टी प्रॉपर्टी अब कहाँ है लीगल राइट्स में, वहां पे किस पार्ट में है, वहां पे किस आर्टिकल में है, ये आ सकते हैं सवाल। ऐसे ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस है। मुझे तो लगता है राइट टू प्रॉपर्टी से सवाल आ सकता है, जो मैंने आपको ये बातें बताई ना, यही आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा हाँ, इसके भी चांसेस हैं राइट टू इक्वालिटी में। इनमें से बताइए कौन फंडामेंटल राइट है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। राइट टू फ्रीडम में कितने हैं या कौन कौन है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन है, कितने हैं, आ सकते हैं, कितने तो आ सकते हैं बहुत कम, लेकिन कौन कौन है बहुत ज़रूरी है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हम आगे भी देखेंगे। अच्छा ट्रिक्स तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा करने की इस पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रिक्स तो आपको पता है। अब ट्रिक्स हमें सर पता है कि नहीं, ये आप अलग पेज पे बताइए, क्योंकि आपका भी टेस्ट होगा और हमारे भी टेस्ट होगा। मुझे मज़ा आता है, काश कि ये बोर्ड और पेन होता ना तो मज़ा आता है। ट्रिक्स पे स्ट्रेस लगना चाहिए एक इंसान को, क्या है क्या नहीं है। 12 13 तो हो गया। 14 क्या है, 14 तो इक्वालिटी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है फीट। फिर 15 क्या है, सेक्स ऑर्गन। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है पेड वालों को, सबको पता है आपको। उसके बाद 16 क्या है, पेट है ना, एम्प्लॉयमेंट। 17 हाथ है ना, अनटचेबिलिटी। 18 है ना, सिर मतलब ताज, टाइटल्स। ओके हो गए 18। 19 हुआ, वो 19 साल की एज में वो चला गया था कॉलेज और 6 फ्रीडम्स उसको मिली थी। पहले उसने असेंबल किया, एसोसिएशन बनाई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन किया, फिर उनको बोला हम करते हैं ट्रेड, फिर मूवमेंट करनी है ट्रेड के लिए, आखिर में उसको शादी करनी थी, सेटल होना था। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है शायद। हाँ, 19 साल की एज में कॉलेज जाता है ना अक्सर बंदा, तो कॉलेज में असेंबल, एसोसिएशन, स्पीच किया, ट्रेड किया, मूवमेंट की, सेटल हो गए। लेकिन ट्रेड उसने बोला हम करेंगे किसका ट्रेड, हम करेंगे कोई इलीगल ट्रेड। तो इसीलिए 20 साल की एज में वो मान लो ऑफेंसेस करता है बहुत ज़्यादा। तो 20 क्या है, ऑफेंसेस वर्ड। 14 तो पता है इक्वल, 15 सेक्स, 16 एम्प्लॉयमेंट, 17 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल्स, 19। ये सवाल आ सकते हैं। अरे जेकेएसबी पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट इसी से एक क्वेश्चन पूछेगा, इसकी मैं गारंटी दूंगा। 1 मार्क्स तो इससे आएगा। कौन फंडामेंटल राइट्स क्या बोल रहा है, हम बहुत डीप चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत डीप के चक्कर में बेसिक चीज़ें छोड़े। मेरा मकसद है ये लेक्चर बनाने का, और जब सिलेबस खत्म करूंगा मैं, तो मैं आपको सप्लीमेंट लेक्चर्स भी दूंगा कि जेके एसएसबी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको बोलूंगा मैं सप्लीमेंट लेक्चर्स। एक तो क्रैश कोर्स अलग होगा, ऊपर से आपको मिलेंगे सप्लीमेंट, वो वाले फ्री वालों को नहीं मिल सकते, क्योंकि वो बोलेंगे ये क्या हो गया हमारे साथ। सप्लीमेंट लेक्चर्स दूंगा मैं आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद 19 साल में वो उनको ये मिलता है, लेकिन ऑफेंस किया तो 20 है, ऑफेंस है ना, वो जो जिसके अंदर 3 चीज़ें मैंने बताई, ठीक है ना, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है 20। लेकिन 21 की एज में मदर आती है और बोलती है इसको छोड़ो, इसको मैं दूंगी एजुकेशन, मेहरबानी करके इसको छोड़ो। तो राइट नहीं 21 की एज में मदर आती है और वो देखती है इसके जेल में, क्योंकि ऑफेंस किया तो जेल में रखेंगे, 21 साल की इसको जेल में रखेंगे, तो जेल में लाइफ और लिबर्टी का खतरा होता है, लाइफ का। मदर आती है उसको और देखती है उसको जेल में 21 में और बोलती है अरे भाई इसको खतरा है, इसको छोड़ो, इसको मैं फिर से एजुकेशन दूंगी। तो 21A है यहाँ पे भूलना नहीं है, 22 नहीं लिखना, 21A याद रखना। तो 21A है एजुकेशन, और 21 क्या था, लाइफ, मतलब लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, क्योंकि इसका लाइफ का खतरा हुआ ना जेल में। 21A में मदर ने इसको छुड़ाया, और 22 में ये बोलता है अब मैं क्रिमिनल बनूंगा। इससे पहले मेरे को जेल में भरा, ऑफेंस किया था मैंने, लेकिन अब मैं सीखूंगा कैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कैसे मुझे पकड़ने से और डिटेन करने से मैं प्रोटेक्ट करूंगा। 22 में 23 में क्या करता है, ये बड़े बड़े जुर्म करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। 23 और 24 में ये एक्सप्लॉयटेशन करता है, दोनों में एक्सप्लॉयटेशन करता है। क्या क्या जुर्म करता है, ये जो हम पढ़ रहे थे 19, 20, 21, 22, ये थे फ्रीडम वाले। अब एक्सप्लॉयटेशन करेगा, क्या एक्सप्लॉयटेशन करेगा, सबसे पहले ये फोर्स्ड लेबर कराएगा वो, ये फिर ये चाइल्ड लेबर कराएगा, ठीक है ना, फोर्स्ड लेबर यहाँ पे, ट्रैफिकिंग वैफिकिंग यहाँ पे, चाइल्ड लेबर, कितने जुर्म किए। अब जब इंसान बहुत ज़्यादा गुनाह करता है, जुर्म करता है, तो उसको ऊपर वाला याद आता है, उसको अपना रिलीजन याद आता है। तो 25, 26, 27, 28 क्या है, रिलीजन, ठीक है ना, 20 रिलीजन है। 25 में सबसे पहले इसके दिमाग में आता है कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपागेशन, इसके दिमाग में बढ़ती हैं चीज़ें। एक इंडिविजुअल फ्रीडम है 25 में कि क्या है रिलीजन, कंसाइंस, प्रोफेशन करना, बोलना मेरा रिलीजन क्या है।
तो 26 की एज में ये बोलता है मैं मैनेज करूंगा रिलीजियस अफेयर्स भी मैं आप में चलाऊंगा, रिलीजियस अफेयर, हाउ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है ना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 में ये बोलता है अब टैक्स वैक्स कोई नहीं देगा रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, चलाने के रिलीजन के लिए, तो टैक्स की बात होती है 27 में। 28 में ये बोलता है अब तो ये सारा कुछ हो गया, अब अटेंड होनी चाहिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड होनी चाहिए, उसके ऊपर भी फ्रीडम होनी चाहिए कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड, ठीक है ना। पहले रिलीजन दिमाग में आया, फिर रिलीजियस अफेयर चलाना है, फिर टैक्स नहीं देना है रिलीजन के लिए, फिर रिलीजियस अफेयर जो चला रहे हैं उसको अटेंड करने की फ्रीडम होनी चाहिए। कोई नहीं करना चाहता अटेंड तो मत करे, ज़बरदस्ती भी नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट को चलाना है, ये रिलीजन का इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर फ्रीडम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर फ्रीडम है। अब जब अच्छे अच्छे काम किए तो ये माइनॉरिटीज़ की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि हमेशा हर कंट्री में जब माइनॉरिटीज़ होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है। हाँ, माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म ना हो। ये पुरानी हिस्ट्री हमें बताती है, जहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ है उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दे रहा है, भाई माइनॉरिटीज़ का जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ब्यूटीफुली कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है माइनॉरिटीज को। देखो 25 होगा, 26 और 27 को प्रोटेक्शन है। अब माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम ही नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ सिख नहीं होता, सिर्फ पारसी नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं है। माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, माइनॉरिटी का मतलब होता है ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज भी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन भी, और ऊपर से स्टेट टू स्टेट भी। एक तो कंट्री में, एक तो स्टेट टू स्टेट। मतलब JNK में माइनॉरिटी मुस्लिम है ही नहीं, JNK में माइनॉरिटी हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन अगर देखें तो। JNK में कश्मीरी बोलने वाले माइनॉरिटी है ही नहीं, डोगरी बोलने वाले माइनॉरिटी है ही नहीं, छोटी छोटी जो बाकी लैंग्वेजेस है वो बोलने वाले माइनॉरिटी है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन 25 में, 25, 26, 27, 28 तो हो गया, 29 और 30 माइनॉरिटी का एजुकेशन के बारे में बात, सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ना, कल्चर पहले, कल्चर के बारे में बात, और 30 वाला एजुकेशन के बारे में बात। 31 तो डिलीट हुआ, 32 है आप कैसे कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। अब यही चीजें आपको याद रखनी है, एक मार्क्स इन्हीं से आएगा, डायरेक्ट एक मार्क्स। अरे ये उतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, अरे बेसिक बेसिक चीजें आती हैं, एक मार्क्स तो कंफर्म आएगा डायरेक्ट इन्हीं से। अगर 3 मार्क्स आने से हैं तो 1 मार्क्स तो यहीं से आएगा कि कौन फंडामेंटल राइट्स क्या है। आर्टिकल 12 में मैंने डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया, बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको अब लगता है ना सर UPSC IAS के लिए भी तैयारी कराओ, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे थोड़े केसेस इंट्रोड्यूस करने हैं बीच में बस। नॉलेज तो ये बहुत है, ये तो 80% है, बस 20% ऐड करना है, ठीक है। मतलब 20 से 25% ऐड करना है। तो आप UPSC, और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना UPSC IAS में मेंस में कैसे सवाल आते हैं, केस में मेंस में, और किस तरह लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं आपके पास पूरी नॉलेज ना हो और आप क्रिटिसाइज इस तरह करो, नेगेटिविटी दे दो अपने आंसर राइटिंग में, अरे भाई नहीं, बैलेंस्ड चाहिए। उस पे ज्यादा UPSC IAS और केस पे हमें काम करना है। आगे अगर आप आते हो, आपकी मर्जी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे है आर्टिकल 13 भी मैंने डेप्थ में पढ़ाया हुआ है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो वो लॉ माना जाएगा जीरो, नल, वाइड, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बेसिक। हाँ, ये याद रखना इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लाया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहाँ से है, ये याद रखना। अब ये चीज़ें अगर भूलना चाहते हो तो अगर भूलना चाहते हो, नेगेटिव कंसेप्ट कौन है, पॉजिटिव कंसेप्ट कौन है, ये याद रखना। अगर ये भूलना चाहते हो एक्सेप्शंस तो चलेगा, लेकिन कम से कम ये डेफिनेशन कभी नहीं भूलना। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, हाँ ये भी याद रखना, सारे पर्सन्स के लिए है कि सिटीजन्स के लिए है कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है, ये चीज़ें याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहां पे याद रखना सिटीजन के लिए है, तो ये बेसिक चीजें तो याद रखनी है आपको, सिटीजन के लिए है। और डेफिनेशन याद रखना, और कितने ग्राउंड से ये भी याद रखना, वहां पे डायरेक्ट भी आ सकता है। आर्टिकल 15 में कितने ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओनली लिखा है, मतलब और ग्राउंड पे हो सकता है। तो ये बेसिक चीजें, अगर आप ये वेल्स को छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें नहीं बोलना। अगेंस्ट किसके लिए, क्या डेफिनेशन इसकी, JK-SSB यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 16 मैंने तो बोला था आधा घंटा लूंगा, हाँ अभी तो टाइम है, बहुत अच्छा लगता है, चलो ठीक है अभी तो टाइम है। आर्टिकल 16 सिटीजन के लिए है। अच्छा,
आर्टिकल 16 सिटीजन के लिए है, तो अगेंस्ट किसके होगा? अगेंस्ट स्टेट है। मैंने हर जगह बताया हुआ है, आपको टेंशन मत लेना। हाँ भाई, ये डेफिनेशन में क्या है ये भी आपको याद रखना है। अपॉर्चुनिटी मैटर्स मिलनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। प्रमोशंस भी अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट याद रखना। मंडल कमीशन ने कितना बोला? रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मंडल कमीशन का ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट किसके और किसके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। अगर आप ये बोलना चाहते हो तो भूल जाओ, अगर बोलना चाहते हो। वैसे तो मैंने हर एक बात आराम से पढ़ाई और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को एबॉलिश करना है, लेकिन कौन कौन से टाइटल्स चलेंगे ये आ सकते हैं सवाल, ये जो नेशनल अवार्ड वाले टाइटल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी किसी ने शायद सवाल पूछा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट सवाल क्या था, लेकिन इसी के रिलेटेड किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ था। हाँ देखो, मैं आपको बताऊं कि स्टेट नहीं ले सकता कोई भी प्रेजेंट, सॉरी स्टेट नहीं दे सकता किसी भी पर्सन को कोई भी गिफ्ट, प्रेजेंट या अवार्ड। सिटीजन नहीं ले सकता फॉरेन से, ना ही सिटीजन ले सकता है स्टेट से अवार्ड। अब फॉरेन बंदा अगर हमारे कंट्री में है, काम कर रहा है हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में आया तो भाग गया ना, कर रहा है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी बिजनेस सेटअप के अंदर, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, अंडर स्टेट है वो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहा है, डिप्लोमेट है, फॉरेन डिप्लोमेट है, कुछ भी, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन विदाउट प्रेसिडेंट्स का कंसेंट, ठीक है ना। हमारा स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो फॉरेन से चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते टाइटल, जब तक प्रेसिडेंट उनको ना बोले। अगेंस्ट स्टेट है ये, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स के बगैर आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। फ्रीडम के अंदर कितने हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बता, ये ऐड हुआ है किस अमेंडमेंट से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताऊं, इसी अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज लाई, डीपीएसपी में भी चेंज लाई और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंज लाई, जो कि मैंने आपको बताया। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में इंसर्ट किया क्या एजुकेशन कराना है इतने साल की एज तक। लेकिन वही बात जो फंडामेंटल राइट्स में इसने बताया, इस अमेंडमेंट ने वही बात डीपीएसपी से डिलीट की और डीपीएसपी में कुछ और डाला। डीपीएसपी में डाला अप टू 60 इयर्स ऑफ एज, शायद हाँ 60 है ना, 67, हाँ 60 इयर्स ऑफ एज। तो ये बहुत आसान है। हाँ अब ये भी याद रखना है, ओरिजिनली 7 थे 19 के अंदर और एक प्रॉपर्टी वाला डिलीट हुआ। किस अमेंडमेंट से? 44, तो वही वाला प्रॉपर्टी वाला सेम है। और कौन सा सवाल आ सकता है? हाँ ये टाइटल हमेशा आप याद रखना, ये तो मैंने आपको बताया। आर्टिकल 19 के अंदर एसोसिएशन, फिर प्रोफेशन, ठीक है ना, ये ट्रेड करना, प्रोफेशन करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सवाल यहाँ से आ सकता है, हाँ सबसे वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 21, ये भी सवाल आ सकता है। ये बेसिक सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राइट टू एजुकेशन आया इस अमेंडमेंट से। इसी अमेंडमेंट ने डीपीएसपी में भी चेंज लाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी चेंज लाई और फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज लाई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में लाया कुछ और डीपीएसपी में ऑलरेडी था कुछ, उसको चेंज ला के अप टू 6 इयर्स किया। डीपीएसपी में जो पहले बात थी ना, वो बात उठा के लाई फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है ना। लेकिन डीपीएसपी के अंदर चेंज लाई अप टू 6 इयर्स ऑफ एज। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या लाया? ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए प्रोटेक्शन। भाई यहाँ पे अगर सवाल आएगा तो डायरेक्ट आ सकता है सवाल, और ये भी आ सकता है कि कितने टाइम तक रिमूव करना है और कितना टाइम होना चाहिए, क्या क्या राइट्स है, ये आप देख लो, ये आराम से। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ छूट गया होगा जो समझ नहीं आया होगा। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो राइट्स हैं वो आपको पहले याद रखना है। क्या टाइटल है इसके अंदर, कितने आते हैं, क्या टाइटल है, किसके खिलाफ है, किसके लिए है, और क्या होती हैं ये चीज़ें। ये बेसिक चीज़ें, मुझे लगता है इन्हीं से सवाल आता है। अब डेप्थ में सर पढ़ेगी नहीं, अब आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्थ में पढ़ना। अब मैं आपको ले जाऊंगा, पता है कहाँ पे ले जाऊंगा? मैं आपको आर्टिकल 32 पे लेना चाहूँगा। यहाँ से एक सवाल आ सकता है आर्टिकल 32 पे, क्योंकि एग्जामिनर आर्टिकल 32 उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 जैसा, आर्टिकल 14 जैसा, आर्टिकल 32 जैसा, ऐसे आर्टिकल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट में अगर कोई आर्टिकल है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसको किसने बोला?
हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने, बाकी राइट्स इसके बगैर जीरो है। यही राइट्स है वो जो जुडिशरी को पावर देता है, हाँ वो फैसला सुनाए, क्योंकि जुडिशरी के पास आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर है, गारंटर है, डायरेक्ट मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन पे। किसी दूसरे राइट की वायलेशन पे आप नहीं जा सकते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो इशू करते हैं दोनों के दोनों रिट्स, मगर सुप्रीम कोर्ट आपका गारंटी देता है। हाई कोर्ट वाला आपको बोल सकता है जाओ भाई कल आना, सुप्रीम कोर्ट आपको बोलता है नहीं आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, हम आपको इंसाफ कराएंगे, हम हैं गारंटर, हमें गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऐसे केस कम आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ही आप जा सकते हो, आप मूव कर सकते हो टू सुप्रीम कोर्ट। बट व्हाट अबाउट अदर राइट्स? इफ दे आर वायलेटेड यू कैन मूव टू हाई कोर्ट एज वेल एट सुप्रीम कोर्ट। सो हाई कोर्ट में एक मसला है कि अदर राइट्स के वायलेशन पे भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में ज्यादा केसेस आएंगे और ज्यादा रिट्स वो इशू करेगा, इसीलिए मैंने बोला हाई कोर्ट में वाइड रिट जुरिस्डिक्शन है। किसी ने बोला था शायद सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो फिर से मैंने बताया शायद यहाँ पे कि पता है जब आपके कमेंट्स में देखता हूँ तो आपके कमेंट्स उठाने की कोशिश करता हूँ मैं, और आगे जब भी मैं सप्लीमेंट वाला लेक्चर लूंगा तो आपके कमेंट्स में उठाने की कोशिश करूंगा उसमें सप्लीमेंट लेक्चर में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा आते हैं, इसलिए हाई कोर्ट में ज़्यादा केसेस आते हैं तो ज़्यादा रिट तो यही इशू करेगा, तो ज़्यादा रिट जुरिस्डिक्शन इसी के पास वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट में नैरो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिट्स कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए, बहुत आसान है। टू हैव द बॉडी लाओ मेरे सामने, मैं डिस्कस करूंगा। मंडमस वी कमांड, आप अपने ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी करो। क्यों वारंट हो, बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, ये गवर्नमेंट जॉब होल्ड करते हो। प्रोहिबिशन, हम आपको रोक रहे हैं, आप अपने पावर के बाहर काम कर रहे हो। लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है अपने पावर के बाहर काम कर, हम आपको क्लोज करा रहे हैं, केस रोक रहे हैं। सर्जरी, एक तो हम आपको रोक रहे हैं, ऊपर से आपका केस हम ट्रांसफर करेंगे खुद को, एक तो प्रिवेंट करेंगे, दूसरा हम खुद से केस को क्योर करेंगे, चलाएंगे, खुद से केस को क्योर करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 33 कुछ रेस्ट्रिक्शंस देता है आर्मड फोर्सेस के ऊपर। आर्टिकल 34 हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, जब हमारे लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है जब मार्शल लॉ फोर्स में होगा। पार्लियामेंट के पास कुछ पावर दिए हैं, लास्ट आर्टिकल में पावर लिमिट को भी पावर है कि वो कुछ चेंजेस कर सकता है, और वो कहीं कहीं फंडामेंटल राइट्स के केस में कहीं कहीं पे इफेक्ट दे सकता है कि हाँ अनटचेबिलिटी वाले को इतना फाइन लगेगा, उसको इतना फाइन लगेगा। तो सवाल अगर आएगा तो बेसिक चीज़ों से सवाल आता है। एडवांस्ड हमने पढ़ा वो तो लेटर स्टेज है, पहले ये लेक्चर आप A to Z अगर समझे फिर